राम राम। आई वेलकम यू ऑल ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ शून्य स्टडी सेंटर। तो अपने इस वीक से केमिस्ट्री के लिए क्लासेस स्टार्ट की थी और आज अपने केमिस्ट्री का सेकंड लास्ट टॉपिक है जिसके अंदर कार्बन और उसके यौगिक या कंपाउंड जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले बता दूं कि आप एटलीस्ट जो है टेलीग्राम ग्रुप में जो नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं उनको साथ में देखते हुए ये वीडियो देखें, क्योंकि किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन या फिर बहुत ज़्यादा एलाबोरेशन के साथ में इसको टॉपिक को कवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे पास में लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड टाइम के अंदर जो कंटेंट है, सिलेबस है, वो सारा का सारा कवर करना है। तो उसी टाइम को देखते हुए सबसे बेस्ट अप्रोच यही है कि नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाए और उस नोट्स को समझाने के लिए जो है वो यूट्यूब के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करवाया जाए। अगर यदि आप नोट्स पढ़ रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत जल्द, मतलब कि बहुत कम समय में आप आराम से जो इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। नोट्स कंप्लीटली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाए गए और एकदम आप कोई भी एनसीईआरटी की बुक से देख सकते हो और इनके बाहर क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम है। तो अब तक जो है सबसे फर्स्ट क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, उसके बाद के अंदर मेटल नॉट मेटल और जो अपने मेटलर्जी है उसके बारे में बात की थी। फिर कल लास्ट क्लास में एसिड बेसिस के बारे में बात की थी और आज जो है अपने कार्बन जो है उसके कंपाउंड है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये भी लिखा हुआ है कार्बन एंड इट्स यौगिक। ज़्यादा टिपिकल तो नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन बेसिकली केमिस्ट्री के साथ में या फिर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं उनके लिए दिक्कत ये, परेशानी ये आती है कि हम इन सब्जेक्ट्स के लिए फेमिलियर नहीं होते और फेमिलियर नहीं होने की वजह से एक बार चीज़ें जब भी पढ़ते हैं तो वो चीज़ें बहुत आसानी से जो है वो लगता तो है कि बहुत फेमिलियर है और बहुत आसान आसान है और आसानी से जो इनको अटेम्प्ट कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब पेपर में उसको करने की बैठते हैं, जब आंसर लिखने की कोशिश करते हैं तो वो सारी चीज़ें अपने दिमाग से, जो सारे फैक्ट हैं या फिर जो भी इनके केमिकल नाम वगैरह है, वो अपने दिमाग से स्किप हो जाते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको बार बार देखते रहें, बार बार सुनते रहें, बार बार पढ़ते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी डिस्कस करें। ये कुछ एक सब्जेक्ट आरएस मेंस में बड़े चैलेंजिंग है, जैसे कि साइंस हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, छोटे वाले सब्जेक्ट्स हो गए, बिहेवियर वगैरह। इनके अंदर मार्किंग परसेंटेज बहुत कम रहता है। यूजुअली 20 से 30% मार्क्स ही आ पाते हैं। क्यों आ पाते हैं? क्योंकि ये सब्जेक्ट्स हमें लगता तो है बहुत आसान है, पढ़ लिया है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे इतना याद रह नहीं पाता है और जो रटी रटाई बात लिखने की कोशिश करते हैं, जिससे जो वो एग्जामिनर आसानी से समझ जाता है कि आपको सब्जेक्ट की बहुत अच्छी समझ नहीं है। ठीक है, तो अब ज़्यादा डिस्कशन लंबा नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, ये भी अपने जो भी अपन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले बता दूं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले कार्बन से संबंधित एक सिद्धांत है, जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत क्या कहता है? सबसे पहले जो कार्बन के अपने सोर्सेज हैं उनके देखते हैं कि कार्बन मिलता कहाँ से है। एक परंपरागत रूप से कहते हैं या फिर ऑर्थोडॉक्स रूप से कहते हैं तो यही माना जा रहा था कि कार्बन जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्वाधिक होता है। जब ह्यूमन बॉडी मरने के बाद में डीकम्पोज होती है तो उससे कार्बन रिलीज होता है। और जो अपने ह्यूमन बॉडी कहते हैं चाहे एनिमल बॉडी कहते हैं, जो भी अपने जो लिविंग एलिमेंट्स हैं उनके अंदर कार्बन पाया जाता है और उन्हीं के माध्यम से इस कार्बन को अपने को यूज कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए ये सिद्धांत किसने दिया था? वर्जिलियस ने। इसको कहा जैव शक्ति सिद्धांत। वर्जिलियस ने कहा कि कार्बन के केवल कार्बन के केवल जैव स्रोत हैं, इनको किसी भी तरीके से लैब में सिंथेसिस नहीं कर सकते, इनका संश्लेषण लैब में नहीं किया जा सकता। केवल जीवित जो अपने जीव हैं, एनिमल्स हैं चाहे इंसान है, उनके शरीर से, उनके बॉडी से ही कार्बन को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में सबसे फर्स्ट जो कार्बनिक कंपाउंड जो लैब के अंदर सिंथेसिस किया गया था वो था यूरिया। तो यूरिया ने, जैसे ही यूरिया को सिंथेसिस किया गया वेलर के द्वारा, तो उसके अंदर ये जो अपने जैव शक्ति सिद्धांत है वर्जिलियस का, वो जो है वो अपने खारिज हो गया। यूरिया का सिंथेसिस किसने किया? वोलर ने। और वोलर के साथ में भी ये सिद्धांत क्या हो गया? खारिज हो गया। और इस यूरिया के सिंथेसिस के बाद में कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड लैब के अंदर सिंथेसिस किए जा चुके हैं। और डे टू डे लाइफ में कार्बन एक ऐसा एटम है जिसके मैक्सिमम जो है मॉलिक्यूल्स कहते हैं, कंपाउंड्स कहते हैं, वो डे टू डे लाइफ में अपने यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो बाकी सारे एटम से जितने जितने भी एटम्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा वर्सेटाइल कहते हैं या सबसे ज्यादा अपने ऑलराउंडर कहते हैं जो वो एटम है कार्बन।
कार्बन के अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनकी वजह से ये इसके जो यौगिक है, नंबर ऑफ यौगिक है, वो बहुत ज़्यादा बनाए जा सकते हैं। इन गुणों के ऊपर पिछले आरएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन की ऐसी कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टीज है जो इसे बाकी एटम से क्या बनाती है, अलग बनाती है, अलग या भिन्न बनाती है। अब उनके सारी ऐसी विशेषताओं को, कार्बन के जो अपने फीचर्स हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। स्पेशल फीचर्स ऑफ कार्बन। स्पेशल फीचर्स कार्बन। इसमें सबसे पहला है इसका छोटा आकार। पहले एक बार लिख लेता हूँ, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा है संयोजकता। तीसरा है इसमें चतुष्फलकीय ज्यामिति। चौथा है इसमें श्रृंखलन कैटनेशन। और पांचवी विशेषता है इसकी कोवलेंट बॉन्ड। ये पांच जो है वो कार्बन के स्पेशल फीचर्स है जिनकी वजह से कार्बन जो है बाकी एटम से थोड़ा अलग हो जाता है, और इसकी वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड पॉसिबल है, बहुत सारे यौगिक पॉसिबल है, और हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर कार्बन के बहुत से यौगिक आते हैं। अब छोटा आकार का क्या मतलब है? जैसे कोई एटम छोटा है, इसका मतलब कि जो न्यूक्लियर है उसके पास में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर के बीच में बहुत, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत छोटी डिस्टेंस है। जैसे ही कार्बन किसी और कार्बन के साथ में मिलकर कोई कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल बनाता है, इस कम डिस्टेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है या फिर जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांगली बने रहते हैं। छोटी, जो भी छोटा आकार है इसकी वजह से क्या करता है, जो बंध बनता है या जो बॉन्ड बनते हैं वो कार्बन में बहुत ही स्ट्रांगली जो है वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो छोटे आकार की वजह से क्या होगा, बहुत मजबूत बॉन्ड बनते हैं, और बहुत तरह के पाई बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया, विभिन्न तरह के बॉन्ड जो है वो कार्बन बना सकता है। फिर संयोजकता की बात करते हैं, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इन 4 वैलेंसी को, कार्बन इतना वर्सेटाइल है कि 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन बहुत तरीके से जो है बॉन्ड बना सकता है। सबसे पहले तो सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड के साथ में हो सकता है। 4 सिंगल बॉन्ड की बात करें तो मेथेन का एग्जांपल ले सकते हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन के एटम जो है कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। फिर 1 सिंगल, सॉरी 2 सिंगल और 1 डबल बॉन्ड। जैसे सी डबल बॉन्ड हो, ठीक है, या फिर अपने 2 डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है ये। सी डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, या फिर एक सिंगल और एक ट्रिपल बॉन्ड है वो भी ये कार्बन बना सकता है। जैसे अपने ये सिंगल बॉन्ड एच, ट्रिपल बॉन्ड एन। तो ये कार्बन के अंदर इतनी वर्सेटैलिटी होती है कि 4 सिंगल बॉन्ड के साथ में भी जुड़ सकता है, 2 सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड भी बना सकता है, 2 डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और एक सिंगल और एक ट्रिपल बॉन्ड भी कार्बन बना सकता है। अब इसकी जो ज्यामिति होती है, जो ज्योमेट्री होती है, कार्बन में क्या होता है, कार्बन जैसे भी किसी परमाणु से जुड़ेगा, अगर यदि उसने चारों सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़ा है, तो कार्बन तो सेंटर में रहेगा, और जो बाकी जो चारों हैं ये 3D के रूप में होगा। जो बाकी जो 4 अपने एटम इस कार्बन के साथ में जुड़ रहे हैं इसकी वैलेंसी के लिए, उन सबके बीच में 109 डिग्री और 28 मिनट का कोण बनता है। तो कार्बन जो है वो एक तरीके से जो है क्वाड्रिलेटरल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से कार्बन बीच में रहता है और बाकी चारों जो भी इसके एटम है, जो भी इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इसके इक्वल डिस्टेंस पर रहते हैं, जिससे भी जो है कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाने के लिए ये इसके साथ में बनाना संभव होता है। अब बात करते हैं श्रृंखलन कैटनेशन की बात करें, तो कार्बन जो है बहुत सारे शाखित, ब्रांच, अशाखित और आपके चक्रीय कंपाउंड बनाना इसके लिए बना सकता है। अब बात करते हैं शाखित क्या है। ब्रांच, अशाखित यानी नॉन ब्रांच, और तीसरा सर्कुलर।
ताकत की बात करें तो ब्यूटेन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वैसे जो अपने कार्बन और इनिस कंपाउंड है उसके अंदर हाइड्रोकार्बन आते हैं, और 11th-12th की किताब के अंदर जो ये चैप्टर एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है वो हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर का भी बात दिया हुआ है। इनका नोमेनक्लेचर कैसे करना है कि अगर यदि हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन है तो उसका क्या नाम होगा, दो है तो क्या नाम होगा। अब वो थोड़ा टिपिकल है या फिर कहते हैं ज्यादा टेक्निकल है, हर व्यक्ति उसको नहीं देख पाएगा, इतना याद कर लें तो ही बड़ी बात है। तो छोटी मोटी बात के लिए बता देता हूँ, अगर यदि हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन है तो मैथेन, दो है तो एथेन, तीन है तो प्रोपेन और चार है तो उसे क्या कहते हैं, ब्यूटेन या फिर ब्यूट से नाम से होगा। सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा, डबल बॉन्ड है तो ईन होगा और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन होगा। ठीक है ना, तो ये है अपने आइसोब्यूटेन का एक एग्जाम्पल है, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है ना, मतलब सेम ही चीज है, सारे है तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, चार कार्बन है और चारों के चारों कार्बन जो साइक्लिक रूप में अरेंज हो चुके हैं। ये एक अलग तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक वैसे ही इसको और दूसरे तरीके से भी इसको बना सकते हैं। ये हो गया आइसोब्यूटेन। और आपके सर्कुलर कहते हैं, ठीक है ना, या फिर चक्रीय, आप बेंजीन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये इस तरीके से इतने सारे तरीके हैं जिसके अंदर कार्बन के 6 एटम मिलकर के 6 कार्बन के परमाणु विभिन्न तरीके से जो है वो मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, विभिन्न तरीके के कंपाउंड बना सकते हैं। एग्जाम्पल ऐसे याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रहे तो अपने ये लिख सकते हैं कि साकित भी बना सकता है, असाकित भी बना सकता है और सर्कुलर भी बना सकता है। अब बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की, सहसंयोजक बंध। जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनते हैं। ठीक है, जैसे एक ही कोई आपके मैथेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैथेन के अंदर मैथेन का फॉर्मूला होता है CH4, और कार्बन जो हाइड्रोजन के 4 एटम से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। कोवलेंट बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर को अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये कार्बन हो गया और ये हाइड्रोजन से किस हिसाब से जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन एक, ये हाइड्रोजन दूसरा, ये हाइड्रोजन तीसरा और ये हाइड्रोजन चौथा। ठीक है ना। अब अगर यदि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी एक देगा, ये भी एक देगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन और ये भी एक इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो है कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ में कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। ठीक वैसे ही एथीन भी हो सकता है, डबल बॉन्ड का बनाना है तो भी आपके कोवलेंट बॉन्ड से ये ऐसा करना संभव हो सकता है। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के टाइप्स की, कि हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं। हाइड्रोकार्बन यूजुअली दो टाइप के होते हैं, एक तो हो गया आपके साइक्लिक और एक हो गया नॉन साइक्लिक, एक तो हो गया अचक्रीय और एक हो गया चक्रीय। अभी आपने देखा कार्बन जो है वो विभिन्न तरीके से किस संकलन के रूप में इसकी एक विशेषता होती है, कैटनेशन कहते हैं या संकलन कहते हैं, जिसकी वजह से कार्बन जो है वो ब्रांच भी बना सकता है, नॉन ब्रांच भी बना सकता है, साइक्लिक भी बना सकता है और नॉन साइक्लिक भी बना सकता है। तो यूजुअली जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, उस अपने कंपाउंड को या फिर उस मॉलिक्यूल को अपन क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अभी हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं, सबसे मोटा मोटी अपने क्लासिफिकेशन करें तो हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं। पहला तो हो जाएगा अपने असाइक्लिक, अचक्रीय, और दूसरा हो जाएंगे चक्रीय। अचक्रीय की बात करें तो अचक्रीय भी दो तरह के हैं, एक तो सैचुरेटेड और एक नॉन सैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त, और दूसरा असंतृप्त, ये हो जाएगा नॉन सैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन, और ये हो जाएगा अपने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
सैचुरेटेड है उसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड। असंतृप्त है वो दो तरह के होते हैं, एक तो एल्कीन और दूसरा एल्काइन। एल्कीन के अंदर जो अपने कार्बन कार्बन सेकेंड बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइन जो होता है उसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल देख लेते हैं। मेथेन हो गया, जिसके अंदर कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड की बात करें, एथीन का ले लेंगे, CH2। ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ये भी एथाइन का अपना एग्जांपल ले सकते हैं। उसके अंदर एक एच और आ जाएगा, C2H4, और CH2 जो है वो एथाइन हो जाएगा। जब भी कार्बन 2 है तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे? एथ। एक कार्बन है तो मैथ, और अगर यदि 3 है तो और 4 है तो ब्यूट। अगर यदि सिंगल बॉन्ड है तो एन। सिंगल बॉन्ड है तो उसको कैसे लिखेंगे? जब 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एथेन, एक जुड़ा तो मैथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन। एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड से जुड़े हैं तो उसको किससे लिखेंगे? इन। ये दो सिंगल कार्बन तो दो डबल बॉन्ड हो नहीं सकता, तो 2 कार्बन का डबल बॉन्ड है तो एथीन, 3 का है तो आइन यानी एथाइन। ठीक है ना? तो ये तो सारे हो गए अपने अचक्रीय या फिर नॉन साइक्लिक। अब सेकंड हो जाएगा अपने चक्रीय कहते हैं साइक्लिक। ये भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है एलिसाइक्लिक, और दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक होते हैं ये तो जब इनको जलाते हैं तो एकदम स्पष्ट धुआं देते हैं, और एरोमेटिक अगर यदि इनको जलाएंगे तो ये काले रंग का धुआं देंगे। और इसका एग्जाम्पल, इसके अंदर अगर यदि साइक्लिक है और सिंगल बॉन्ड है, एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपने साइक्लोहेक्सेन। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेंजीन। बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं, 1 2 और 3। तो ये अपने हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन हो गया। पूछा जा सकता है कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? संतृप्त या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो है जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। असंतृप्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो है जिनके बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये तो हो गया हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। अब जो अपने कार्बन के कंपाउंड है इनके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात करेंगे इनके दहन की। अगर यदि इनकी ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करवाई जाती तो क्या होगा? सेकंड बात करते हैं ऑक्सीकरण की। फिर बात करेंगे अपने संकलन अभिक्रिया। फिर बात करेंगे प्रतिस्थापन। जब भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के साथ में क्रिया की जाती है या फिर इनको दहन किया जाता है तो ये क्या क्या देंगे? ऊष्मा देंगे, प्लस रोशनी या लाइट होगी, और इसके साथ में CO2 गैस जो है वो निकलेगी। ठीक है ना? जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसके लिए तो एकदम स्पष्ट ज्वाला होगी। जो ज्वाला होगी अपने फ्लेम कहते हैं, वो कैसी होगी? एकदम क्लियर होगी। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो जो है अनक्लियर होगी, अस्पष्ट हो सकती है, या फिर काले रंग का धुआं जो है वो निकलेगा। ठीक है ना? अब अगर यदि इनको कम हवा में जला जाए, मतलब ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में इनका दहन किया जाता है, ऑक्सीजन की सीमित मात्रा, तब भी क्या होगा? ये जो है वो पूरी तरीके से नहीं जलेंगे और जो काला धुआं देंगे, स्पष्ट जो है फ्लेम नहीं रहेगी। अब इसके दो अनुप्रयोग देख लेते हैं, एप्लीकेशंस क्या है। एक तो हो गया स्टोव, और दूसरा हो गया बर्तन। स्टोव की बात करें तो जैसे चाहे अपने LPG गैस का चूल्हा हो, चाहे पहले जब अपने पेट्रोमैक्स स्टोव वगैरह आते थे केरोसिन से जो चलते थे, उसके अंदर देखते हैं जो बर्नर होता है उसके अंदर बहुत सारे छेद किए होते हैं।
उस बर्नर के अंदर छेद क्यों किए होते हैं? ताकि उसके अंदर जो ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी हो और जो फ्यूल है, जो हाइड्रोकार्बन है, जो एलपीजी गैस सिलेंडर अपन यूज करते हैं, तो एलपीजी भी क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। तो उस हाइड्रोकार्बन को बर्न करने के लिए अपने को कंप्लीट पूरी ऑक्सीजन चाहिए, ताकि कैसी फ्लेम निकले अपने, एकदम स्पष्ट फ्लेम जो है वो निकलनी चाहिए। तो उस ऑक्सीजन की पूर्ण आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए उसके अंदर क्या किए जाते हैं? छिद्र किए जाते हैं। स्टोव के अंदर छिद्र क्यों करते हैं? सफिशिएंट ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा करने के लिए। ठीक वैसे ही अपन देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे बर्तन होते हैं जिनके नीचे से जो ब्लैक कोटिंग की होती है, जो आजकल जैसे कोई पेन आ गया, या फिर जो अपने तवे वगैरह हो गए, या पुराने टाइम के जो भगोले वगैरह होते थे उसके नीचे भी ब्लैक कोटिंग की होती थी। ब्लैक कोटिंग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, अगर यदि उस जो अपने बर्तन है, जो उपकरण है जिसके ऊपर अपन खाना पका रहे हैं, अगर यदि उसमें किसी भी तरह का छेद होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन की आपूर्ति सही से नहीं हो पाएगी। जो बर्तन की सरफेस को गर्म करना है वो सही से नहीं हो पाएगा, और जो ऑक्सीजन है वो वेस्ट होगी, और हो सकता है जो अपन पकाना चाह रहे हैं वो सही से नहीं पके। तो जो ऑक्सीजन की पूरी आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए और बर्तन का जो तला है उसके अंदर कोई छेद नहीं रहे, उसके लिए उसके नीचे क्या करते हैं? अपने ब्लैक कोटिंग करते हैं। सेकंड बात करते हैं ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण जैसे ही अपने हाइड्रोकार्बन है इनको दहन करेंगे तो इनका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। दहन करने पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3CH2OH, जब इसको दहन करेंगे तो क्या बनेगा? CH3COOH। ये क्या है? एसिटिक एसिड। ठीक है ना? तो एसिटिक एसिड क्या है? इसका ऑक्सीकरण हो गया, मतलब एसिड के अंदर बदल चुका है। ये क्या? फिनॉल है। फिनॉल क्या होता है? आपके बेस होता है। और जैसे इसको हाइड्रोकार्बन है, इसको दहन करते क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अब बात करते हैं श्रृंखलन अभिक्रिया। श्रृंखलन अभिक्रिया में क्या होता है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर यदि इसको किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करेंगे तो किस में बदल जाएगा? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर बदल जाएगा। जैसे अनसेचुरेटेड का क्या मतलब हुआ? कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। फिर यदि इसकी निकल और हाइड्रोजन गैस के साथ में अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? सी सिंगल बॉन्ड सी, आर आर, एच एच, आर आर। ठीक है ना? ये तो कैसा है? नॉन सेचुरेट अनसेचुरेटेड, और ये कैसा है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना? सेचुरेटेड क्यों है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड आ गया। और इस रिएक्शन को क्या कहता है? हाइड्रोजनीकरण। इसे क्या कहता है? हाइड्रोजनीकरण। और इसमें क्या होता है? जो अपना हाइड्रोजन है वो इनके अंदर इसके साथ में जुड़ जाएगा। और इस हाइड्रोजनीकरण से जो संतृप्त ये मिल रहा है, ये क्या है? वैसे वेजिटेबल ऑयल है। और ये क्या है? अपने फैट कहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं एनिमल फैट है। एनिमल फैट क्या होता है? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जैसे इसको निकल के जो अपने उत्प्रेरक है उसके साथ में हाइड्रोजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, तो ये किस में बदल जाएगा? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल जाएगा। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे क्या हो गया? वो वेजिटेबल हो गया। और जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो ह्यूमन बॉडी के लिए हानिकारक होता है। फिर अपने प्रतिस्थापन। तो जैसे इसकी अगर यदि क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करेंगे सूर्य की रोशनी में, तो क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगी। जैसे ये मेथेन हुआ प्लस क्लोरीन गैस हुआ, इनको अगर यदि सूर्य की रोशनी में क्रिया करेंगे तो ये क्या बनेगा? CH3Cl, और एक हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला के HCl बन जाएगा। तो ये 3-4 इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। क्वेश्चन सीधा सा बन सकता है। 5 नंबर का भी पूछ सकते हैं, 10 नंबर का तक का भी क्वेश्चन इससे बन सकता है। नोट्स के अंदर बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, आप आराम से देख सकते हो। फैक्ट इतने ही है। केमिस्ट्री को अगर यदि याद रखना है, अच्छे से तैयार करना है, फैक्ट को एक साथ लिख लीजिए। ये वीडियो को बार बार देखोगे तो उन चीजों से फेमिलियर होंगे हो जाओगे, और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको डिस्कस कीजिए। सबसे पहले दहन की बात करें तो जो जैसे हाइड्रोकार्बन का दहन करते हैं तो क्या होगा? उष्मा निकलेगी, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड। और जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो तो कैसी फ्लेम देंगे? एकदम स्पष्ट। और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन काले रंग की फ्लेम देंगे। अब इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। स्टोव जो होता है जिसके ऊपर खाना पकाते हैं, उसका जो बर्नर है उसमें छिद्र होते हैं ताकि ऑक्सीजन की सफिशियंट जो है वो आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। और जो बर्तन है उनके तले की ब्लैक कोटिंग इसलिए की होती है ताकि जो किसी भी तरह का लीकेज ऑक्सीजन का बंद हो, और जो छिद्र है वो बंद हो जाए। जैसे ही इसका हाइड्रोकार्बन का अपन दहन करते हैं, इनको जब भी बर्न किया जाता है तो क्या हो जाता है? इनका ऑक्सीकरण हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल ले लेंगे। ये एथेनॉल हो गया, CH3CH2OH। जब इसका दहन करेंगे तो क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड। संकलन अभिक्रिया की बात करें
तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो निकल और हाइड्रोजन की उपस्थिति में क्या बन जाएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और प्रतिस्थापन में क्या होगा, जो अपने हाइड्रोजन जो भी हाइड्रोकार्बन है इनके क्लोरीन के साथ में क्रिया करवाते हैं, तो हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन को प्रतिस्थापित कर देगा। ये जो अपने CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसके अंदर बहुत उपयोग में आने वाली अभिक्रिया है, और इसी अभिक्रिया के तहत जो है बहुत सारे हाइड्रोकार्बन जो है वो बनाए जा चुके हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इसके कार्बन के अपर रूप। अब बात करते हैं कार्बन के अपर रूप। अपर रूप कार्बन के दो तरह के होते हैं एक तो होता है क्रिस्टलीय और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। अपरूप का मतलब क्या हुआ, किसी एक ही धातु के या किसी एक ही तत्व के विभिन्न तरह के रूप जो वो एक दूसरे से क्या है बिल्कुल अलग है तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। तो कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप तीन है। एक तो हीरा, ग्रेफाइट, और तीसरा हो गया फुलरिन। और जो अक्रिस्टलीय है वो चार पांच है, जैसे आपके कोक हो गया, कोयला हो गया, चारकोल हो गया, काजल हो गया, और आपके जो है वो पेट्रोलियम गैस या फिर गैस कार्बन हो गया, जो कार्बन गैस होती है वो। ये सारे यूजुअली क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय का मतलब, क्रिस्टलीय का मतलब जिसके अंदर लेयर्स होती है, बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स होगी तो उसको अपन क्रिस्टलीय कहेंगे। नॉन क्रिस्टलीय का मतलब वो लेयर के फॉर्म में नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन से है, क्रिस्टलीय अपर रूप है, वो इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है और आगे भी बनने की पूरी संभावना है। एक एक करके इनको क्रिस्टलीय अपर रूपों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हीरा को देखते हैं। जो डायमंड है कार्बन का अपर रूप है, वो सबसे पहले बात करें, इसके अंदर एक कार्बन का जो एक परमाणु है, एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े रहते हैं, एक सी से चार सी। और कार्बन टू कार्बन के बीच में, कार्बन के बंधों के बीच में दूरी कितनी रहती है, 1.54 आर्मस्ट्रांग रहती है। जो स्ट्रक्चर है वो 3D स्ट्रक्चर होता है इसका, चतुष्फलक की होता है। यह सबसे कठोर धातु है। विद्युत का ये कुचालक है। कुचालक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। और यह चमकीला होता है। ये इसकी कुछ विशेषताएं होगी, ठीक है ना। और चमकीला हो गया, विद्युत का कुचालक हो गया, 3D इसकी स्ट्रक्चर हो गया, और बॉन्ड्स के बीच में दूरी कितनी है, 1.54 आर्मस्ट्रांग। अब इसकी कुछ यूजेस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग होता है आपके कांच की कटिंग में, सारे यूजुअली कटाई में ही होता है, रॉक कटिंग, स्टोन कटिंग, और ज्वेलरी। हीरा के बाद में सेकंड अपने कार्बन का अपर रूप है फुलरिन। सॉरी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन का परमाणु कितने कार्बन से जुड़ा रहता है, एक कार्बन का परमाणु तीन कार्बन से जुड़ा रहता है। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो एक ही तल में षटकोणीय वाला संरचना है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। हीरा तो कैसा है, 3D है। ये कैसा होता है, 1D, एक ही तल के अंदर जो है वो रहेगा। ये विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। यह चमकीला होता है। इसके अलावा ये चिकना भी होता है और फिसलियन है। इसके उपयोग देख लेते हैं, ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ होता है। एक तो ये ड्राई लुब्रिकेंट कहते हैं या शुष्क स्नेहक के रूप में इसका उपयोग होता है। पेंसिल में इसका उपयोग होता है। कार की बैटरीज वगैरह में इसका उपयोग होता है। जो इलेक्ट्रोड बनाना है उसके लिए भी इसका उपयोग होता है, जो विभिन्न तरह के इलेक्ट्रोड बनते हैं। और जो अपने न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके अंदर भी अपन देखते हैं जो मंदक होता है, उस मंदक के रूप में किसको यूज करते हैं, ग्रेफाइट की छड़ों को।
बहुत आसान है, बहुत बार पढ़ा है, याद क्या रखना है, हीरे के स्ट्रक्चर कैसा होता है, 3D होता है, कठोर होता है, ठीक है ना, अपने चतुष्फलकी होता है। जो अपने ग्रेफाइट है वो षटकोणीय होता है, 1D होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ये विद्युत का सुचालक है, वो कठोर होता है, ये मुलायम होता है। चमकीले वैसे दोनों ही होते हैं। फिर अग्रेदी इनके उसके अंदर कार्बन के एक परमाणु से 4 परमाणु जुड़े रहते हैं, इसके अंदर कार्बन के एक परमाणु से 3 परमाणु जुड़े रहते हैं। ठीक है ना, इसका उपयोग कहाँ होता है, अपने ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में, पेंसिल्स में, बैटरीज में, इलेक्ट्रोड में, और जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसके अंदर जो मंदक होता है, मंदक में भी ग्रेफाइट की छड़ों का उपयोग होता है। अब तीसरा अपर रूप देख लेते हैं, फुलरीन। फुलरीन की संरचना कैसी होती है, एकदम गोल जैसी संरचना होती है, बोल। इसके अंदर फुलरीन के एक अणु के अंदर कार्बन के 60 से 70 या उससे अधिक भी अणु जो है कार्बन के परमाणु हो सकते हैं। और जो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर C60 है, जिसके अंदर एक फ्लोरीन के अंदर कार्बन के 60 परमाणु वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, और इसे बंकमिस्टर फुलरीन भी कहते हैं, बंकमिस्टर फुलरीन। क्योंकि इसका जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, बंकमिस्टर द्वारा की गई थी। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक बक्की बॉल जैसा होता है, और ये विद्युत का क्या है, कुचालक है। तो C60 है, इसके अंदर 32 फेजेज होते हैं। 32 जो है वो क्या होते हैं, फलक होते हैं। अब 32 में से जो 20 फेजेज हैं वो तो आपके होंगे षटकोणीय, और 12 जो है वो 20 तो कैसे होंगे, हेक्सागोनल, षटकोणीय, और 12 फेजेस कैसे होंगे, पेंटागोनल या फिर पंचकोणीय। ये हो गया फुलरीन के बारे में। 4-5 बारे में अगर यदि फुलरीन अकेला आएगा तो मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। उसके अंदर 20 से 30 शब्द के अंदर तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में लिख सकते हैं, और बाकी 20-30 शब्दों के अंदर इसके कुछ एप्लीकेशन जो है वो लिख सकते हैं। और फुलरीन की एप्लीकेशन की बात करें तो ये नेचुरल गैस के शुद्धिकरण में, बेयरिंग में आदि में उपयोग किया जाता है। जो नेचुरल गैस है जो अपने घरों के अंदर ईंधन में रूप में उपयोग होती है, उसके शुद्धिकरण में किसका उपयोग होता है, आपके फुलरीन का। इसके अलावा ये बहुत हाई टेम्परेचर पर, एक जैसे वैसे तो ये क्या है, विद्युत का कुचालक है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर ये क्या बन जाता है, विद्युत का सुचालक बन जाता है। इसके अलावा जो मॉलिक्यूलर आणविक बियरिंग है उसके अंदर भी जो है इसका उपयोग होता है। ये हो गया कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। हीरा कैसा होता है, स्ट्रांग होता है, चतुष्फल की संरचना होती है, विद्युत का कुचालक होता है, कार्बन के एक परमाणु से 4 परमाणु जुड़े रहते हैं, और कार्बन बॉन्ड के बीच में दूरी कितनी होती है, 1.54 आर्मस्ट्रांग। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, मेटल कटिंग, जो है वो ग्लास कटिंग है। इसके अलावा ज्वेलरी में। ग्रेफाइट की बात करें तो ये षटकोणीय होगा, 1D स्ट्रक्चर, कार्बन के एक परमाणु से 3 परमाणु, विद्युत का सुचालक होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फुलरीन की बात करें तो इसके अंदर कार्बन के एक परमाणु से, जो एक फुलरीन के अंदर कार्बन के 60-70 परमाणु हो सकते हैं। C60 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और सर्वाधिक यूज किया जाने वाला है। इसको बकमिंस्टर फुलरीन भी कहते हैं। ठीक है ना, इसके कितने फेजेज हैं, 32 फेजेज, जिसमें से 20 तो क्या है, हेक्सागोनल, और 12 यानी 12 क्या है, पेंटागोनल या फिर आपके पंचकोणीय जो है वो होते हैं। अब इसके उपयोग की बात करें तो नेचुरल गैस के शुद्धिकरण में, अगर यदि इसको बहुत अधिक टेम्परेचर पर रखेंगे तो फुलरीन क्या बन जाएगा, विद्युत का सुचालक बन जाएगा। और आणविक बियरिंग कहते हैं या फिर मॉलिक्यूलर बियरिंग के अंदर भी इसका उपयोग होता है। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ एक अपने जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं, जो अपने डे टू डे लाइफ। अब कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड को देख लेते हैं, सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेयॉन्स की, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कैसे बनाते हैं, जैसे CCl4 है, इसको हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करेंगे टिन क्लोराइड के रूप में, SbCl4 के साथ में, तो जो हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन निकल जाएगा और फ्लोरीन ऐड हो जाएगा और HCl बनता है। मीन्स क्लोरीन और फ्लोरीन मिलकर अगर यदि कार्बन का हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। यह एक अक्रिय विलायक है। इसके अलावा CFC जो है अपने फ्रिज और एसीज के अंदर भी बहुत अधिक यूज होता है।
ये सारे इसके क्या हो जाएंगे उपयोग। सेकंड जो हाइड्रोकार्बन है वो हो जाएगा अपने सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो प्राकृतिक गैस होती है उसको हाई टेंशन पर अगर यदि संपीड़ित किया जाएगा तो क्या बनती है, सीएनजी बनती है। और सीएनजी का जो सबसे मेन कहते हैं मेन अवयव क्या है, वो मेथेन है। इसके अलावा मेथेन के साथ में अन्य हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। दूसरा एक और होती है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जो पेट्रोलियम जैसे पेट्रोल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, जब पेट्रोलियम के रिफाइनिंग नहीं सॉरी उसका उत्खनन किया जाता है तो पेट्रोल के साथ में कुछ गैसेस भी निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं, पेट्रोलियम गैस। नेचुरल गैस वो प्राकृतिक गैस है जो अपने घरों में ईंधन के रूप में, सॉरी नेचुरल गैस कौन सी हो जाएगी, अपने प्राकृतिक गैस जो अपने घरों के अंदर जो यूज की जाती है, इसका उत्खनन अलग होता है। नेचुरल गैस अलग है और पेट्रोलियम गैस अलग होती है। तो अगर यदि पेट्रोलियम गैस को हाई प्रेशर पर पेट्रोलियम गैस को हाई प्रेशर पर अगर यदि संपीड़ित करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो वो क्या बनती है, एलपीजी बनती है। अब इन दोनों की तुलना करें तो सीएनजी के अणु क्या होते हैं, हल्के होते हैं। सीएनजी के अंदर जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, जो इसके गैस के अणु है वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं। हल्के होने से क्या होगा कि जैसे ही अगर यदि लीकेज होगा तो बहुत जल्दी जो है वो चारों तरफ एटमॉस्फेयर के अंदर स्प्रेड हो जाएंगे या फिर वो फैल जाएंगे। वहीं एलपीजी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स कहते हैं, अणु कहते हैं, वो भारी होते हैं। तो जैसे ही एलपीजी गैस का लीकेज होगा तो जो है वो अणु इतनी जल्दी से बाहर नहीं फैल सकते, वातावरण में फैल नहीं पाते हैं। और इस वजह से जो एलपीजी के अंदर ब्लास्ट हो जाता है और सीएनजी के अंदर किसी तरह का ब्लास्ट नहीं हो पाता। तो ये तो गया सेकंड अपने एलपीजी और सीएनजी। अब बात कर लेते हैं अपने बहुलक पॉलीमर्स। जब अनेक एकलक इकाइयां छोटी छोटी एकलक इकाइयां मिलकर एक बड़ी बहुलक इकाई बनाते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो एकलक इकाई से बहुत बड़ा होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। अब पॉलीमर यूजुअली दो तरह के होते हैं। पहले मैं एक आपको चार्ट बना के बता देता हूँ। पॉलीमर दो तरह के, पहला नेचुरल, दूसरा सिंथेटिक या कृत्रिम कैसे संश्लेषित कह सकते हैं। नेचुरल के अंदर आता है नेचुरल रबर, सेल्यूलोज, स्टार्च आदि सारे कैसे हैं, अपने नेचुरल पॉलीमर्स हैं। सिंथेटिक की बात करें, सिंथेटिक बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेशों की, फाइबर्स, फिर प्लास्टिक, ठीक है, फिर अपने फाइबर्स हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, और उसके बाद में रबर जो है, रबर नेचुरल भी होता है और सिंथेटिक भी होता है। अब कुछ सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें तो वो हो जाएंगे अपने नाइलॉन 66, ऑक्रोन, टेफ्लॉन। और प्लास्टिक की बात करें तो अपने हो जाएगा पॉलीथीन, पॉली वाइनिल क्लोराइड और पॉली एक्रिलोक्रोनाइड पेन, सॉरी एक्रिलोनाइट्राइड। ये सारे कौन से हो जाएंगे, प्लास्टिक हो जाएंगे। और जो सिंथेटिक रबर है वो तो हो ही गया। तो ये अपने पॉलीमर्स, अगर यदि क्वेश्चन बनता है 10 नंबर का पॉलीमर्स पर, तो अपने को दो दो लाइंस का सबके बारे में कवर करना है कि पॉलीमर्स जो बहुलक हैं दो तरह के होते हैं, नेचुरल हो गया, सिंथेटिक हो गया। नेचुरल के दो तीन एग्जाम्पल और फिर नेचुरल रबर के बारे में बता देंगे। सिंथेटिक की बात करें तो दो तीन फाइबर्स या रेशों के बारे में बताएंगे, फिर दो तीन प्लास्टिक, और लास्ट में अंदर जो अपने सिंथेटिक रबर है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल रबर की। नेचुरल रबर जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ये प्राकृतिक रूप से जो पेड़ों पर जो है किसमें लिक्विड फॉर्म में होता है, और उसे क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। और इस लेटेक्स के अंदर क्या मिलाते हैं, अपने एसिटिक एसिड मिलाते हैं, और उस एसिटिक एसिड को मिला करके इसे किस रूप में बनाते हैं, सॉलिड में बनाते हैं। लेकिन इसकी इलास्टिसिटी कहते हैं
या फिर तनन सामर्थ्य कहते हैं वो बहुत अधिक नहीं होता है। इसके लिए इसका क्या किया जाता है? वल्कनाइजेशन, वल्कनाइजेशन, वल्कनीकरण। और वल्कनीकरण में क्या करते हैं? तो जो ये सॉलिड अपने रबर है, नेचुरल रबर है, इसको सल्फर की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो सल्फर की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या मिलता है अपने को? वल्कनाइज रबर मिलता है। और उसमें क्या होती है? तनन सामर्थ्य अधिक होती है। ठीक है, प्रत्यास्थता कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, वो अधिक होता है, जल्दी से घिसता नहीं है और रबर जो है वो मजबूत होता है। प्राकृतिक रबर से पूछे तो अपना दो चार बातें लिख सकते हैं। किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है जिसे लेटेक्स कहते हैं। एसिटिक एसिड के साथ में इसको क्या करता है? जब एसिटिक एसिड मिलाते हैं तो ये कौन से रूप में बन जाता है? सॉलिड हो जाता है। और इस सॉलिड रबर को और अधिक जो तनन सामर्थ्य और इलास्टिसिटी मिलाने के लिए सल्फर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? वल्कनीकृत रबर कहते हैं। और उसका वल्कनीकृत रबर जो होता है और अधिक मजबूत होता है और कम घिसने वाला होता है। ये तो हो गया अपने प्राकृतिक जो बहुलक नेचुरल रबर। अब बात करते हैं कुछ फाइबर्स की, रेशों की। तो पहला हो गया अपने नायलॉन 66। नायलॉन 66 है जो अपने किसके साथ मिलकर बना होता है? एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। ठीक है। सेकंड अपने हो गया टेरिलीन। टेरिलीन किससे मिलकर बना होता है? टेरिलीन होता है एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिथेलिक एसिड। एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टेरिथेलिन एसिड। टेरिलीन के बाद में दूसरा हो गया रेयन, तीसरा और चौथा हो गया टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है वो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का जो है वो बहुलक होता है। ठीक है ना। अब याद रखने वाली बातें इतनी है कि नायलॉन 66 किससे मिलकर बना होता है? एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से मिलकर बना होता है। टेरिलीन किससे मिला होता है? एथिलीन ग्लाइकोल और टेराथेलिन एसिड से। जो रेयन है, रेयन की बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। पहले जिसको NaOH के अंदर भिगोते हैं, फिर जो है साइनाइड के जो इसका तो विलियन होता है उसके अंदर डुबो के रखते हैं, और फिर फाइनली जो है वो अपने को जो कागज होता है सेल्यूलोज, जो कागज के साथ में होता है स्टार्च सॉरी, वो उसको पहले क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में विलियन के अंदर भिगो के रखते हैं, फिर सोडियम सॉरी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में मिलाते हैं, और फिर जो फाइनली जो है वो रेयन मिलता है। और टेफ्लॉन जो है वो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का जो है वो बहुलक है। तो ये तो हो गया इसके अंदर याद रखने वाली बातें। बाकी सबकी रेसों की अगर यदि यूजेज देखें तो अपन कॉमन कुछ एक यूज लिख सकते हैं। नाइलॉन 66 का यूज जो है वो गियर, बेयरिंग है, टायर है, कपड़े, ये काफी मजबूत जो है वो रेशा होता है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? गियर, बियरिंग, टायर्स होता है, टायर के अंदर जो फाइबर होता है वो, ठीक है ना। इसके अलावा रस्सी वगैरह उसके अंदर इसका उपयोग होता है। टेरिलीन है, इसका उपयोग भी कहाँ होगा? अपने वस्त्र हो गए, बेल्ट हो गया, जो ब्रुश हो गया, उसके रेशे बनाने में। जो रेयन है, इसका उपयोग ऊन आदि के धागे बनाने के अंदर होता है। और टेफलॉन की बात करें तो टेफलॉन का उपयोग होगा अपने कंटेनर हो गए, पाइप निर्माण हो गया, नॉन स्टिक कोटिंग या फिर कोई लुब्रिकेंट के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। कंटेनर्स हो गया, पाइप्स हो गया, और लुब्रिकेंट्स के रूप में इसका उपयोग तो होता है। अगर यदि सबसे इंपॉर्टेंट अगर यदि रेशे की बात करें तो नाइलॉन 66 है। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है और आगे भी बनने की पूरी संभावना है। इसके अंदर इसको नाइलॉन 66 क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर एडिपिक एसिड के 6 कार्बन और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के भी 6 कार्बन से मिलकर बना होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? नाइलॉन 66 कहते हैं। और इसके उपयोग जो है वो गियर्स हो गया, टायर हो गया, बियरिंग हो गया, रस्से हो गए, बेल्ट हो गए, उनके निर्माण में होता है। टेरिलीन जो है वो किससे मिलकर बना है? एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिथेलिक एसिड। रेयन के अंदर ऊन के रेशे वगैरह बनाए जाते हैं। और टेफ्लॉन जो है वो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। रेशे के बाद में सेकंड हो गया प्लास्टिक। अब 4-5 प्लास्टिक के एग्जांपल देख लेते हैं। प्लास्टिक सबसे पहला पॉलीथीन, दूसरा हो गया PVC, तीसरा हो गया पेन, चौथा हो गया आपके बेकेलाइट,
फिर अपने पॉली स्टाइरिन। प्लास्टिक को याद रखना बहुत आसान है। पहली बात तो ये अपने इतने डे टू डे लाइफ के अंदर कॉमन अपने टॉपिक्स हैं या फिर कॉमन टर्मिनोलॉजी है कि बहुत यूज करते हैं, और इनके नाम के अंदर ही लिखा हुआ है कि ये अपने बहुलक किसका, एकलक इकाई है कौन सी। तो पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथीन का बहुलक है। पीवीसी किसका है? वाइनिल क्लोराइड का बहुलक है। पेन की बात करें तो इसका पूरा नाम है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। ये किसका बहुलक हो गया? एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलक है। ठीक है, अब बेकेलाइट की बात करें तो बेकेलाइट अपने फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है। बस इसी को याद रखना है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। और पॉलीस्टाइरीन किसका बहुलक हो जाएगा? अपने स्टाइरीन का जो है स्टाइरीन का बहुलक हो जाएगा। अब इनके यूज करें तो पॉलीथीन के यूज तो हमको सबको पता है। जो अपने कैरी बैग्स होते हैं वो बहुत सारे पॉलीथीन के यूज होते हैं। पाइप्स ट्यूब्स हो जाएगा, जो सांचे में डालने की वस्तु है उनके अंदर भी पॉलीथीन यूज होता है। पीवीसी के पाइप्स बहुत आता है, पाइप्स हो जाएगा, टाइल्स हो जाएंगे, ठीक है ना, कंटेनर्स हो जाएगा। उसके अंदर पीवीसी का जो भी अपने को डे टू डे लाइफ में पीवीसी का यूज अपने को याद है। जैसे पाइप्स हो जाएगा, पीवीसी पाइप की बहुत सारी ऐड आती है। अपने टाइल्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारे डे टू डे लाइफ के अंदर पीवीसी के जो है वो यूजेज हैं। इसके अलावा खिलौने हो जाएंगे, जूते चप्पल भी आजकल बहुत सारे पीवीसी के आते हैं। फिर पेन की बात करें, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। इसके जो बोतल के ढक्कन है, टाइल्स है, फ्रिज के पार्ट्स है, वो सारे इससे बनाए जाते हैं। फ्रिज के पार्ट्स, बोतल के ढक्कन आदि इसके पेन के हो जाएंगे। बैकेलाइट जो है वो वैसे बहुत अच्छा जो क्या है, इंसुलेटर है। तो जितने भी अपने घर पे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं वो सारे किससे बने होते हैं? बैकेलाइट से बने हुए होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज जो क्या है, घर के अंदर बर्तन हो गए, उन सब के अंदर किसका यूज किया जाता है? बैकेलाइट का। और किसका आपके बहुलक है ये? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है। रेडियो है, टीवी है, किचनवेयर है, उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। अब पॉलीस्टाइरीन की बात करें तो ये इसके अंदर चाय के कप, बोतल वगैरह जो है वो इससे बनते हैं। ये तो हो गया अपने प्लास्टिक, और उससे पहले देख लिया रेशे। अब बात कर लेते हैं सिंथेटिक रबर की। सिंथेटिक रबर होता है प्लास्टिक, जो प्राकृतिक रबर होता है, ठीक है ना, उसी से बनता है। ये किसका बहुलक है? 2,3-डाइमेथीन और 1,3-ब्यूटाडाइन का। इसको लिखना कैसे है? 2,3-डाइएथीन और 1,3-ब्यूटाडाइन। इसको ऐसे ही लिखना, जब न्यूमेरिकल्स की बात करें तो उसके बीच में कॉमा लगेगा, और न्यूमेरिकल के बाद में जब वर्ड्स आ रहे हैं तो उसके बीच में जो है हाइफन कहते हैं या फिर डैश लगेगा। अगर यदि इसको लिखने में भी गलती करेंगे तो हो सकता है कोई नंबर कट जाए। तो इसका क्या, जो अपने सिंथेटिक रबर है किसका बहुलक है? 2,3-डाइएथीन और 1,3-ब्यूटाडाइन। और इसको क्या कहते हैं अपने? ब्यूना भी कहते हैं। ब्यूना क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्यूज तो ब्यूटाडाइन का बहुलक है, इसलिए कहते हैं। और Na इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सोडियम द्वारा उत्प्रेरित होता है। जब भी इसका निर्माण होगा तो उसमें जो उत्प्रेरक कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं, वो कौन सा होगा? सोडियम या फिर Na होगा। अब जो ब्यूना है वो दो तरह का होता है, एक तो है ब्यूना एस और दूसरा है ब्यूना एन। ब्यूना एस तो जो वो स्टाइरिन का जो बहुलक है, और ब्यूना एन जो है वो आपके एक्रिलोनाइट्राइल का है, ठीक है ना। ब्यूना एन के अंदर क्या है? ब्यूटाइडिन, सॉरी, ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन। और ब्यूना एन के एस के अंदर कौन सा है? सॉरी, एन के अंदर ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल। तो ये जो हो गए अपने तीन अपने सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात करें, रेसे के अंदर चार रेसे देखे, प्लास्टिक के अंदर तीन चार प्लास्टिक देखे, और फाइनली जो है वो सिंथेटिक रबर की बात की। सिंथेटिक रबर किसका बहुलक है? 1,3-डाइएथीन, और सॉरी 2,3-डाइएथीन और 1,3-ब्यूटाडाइन। इसके साथ में भी अपने पॉलीमर्स खत्म होते हैं। अब दो और जो है इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन है जो 12th के एनसीईआरटी बुक के अंदर लिखे हुए हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है। एथेनॉल C2H5OH। C2H5OH जो है वो अपने कमरे के रूम के टेम्परेचर पर कौन सी अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। ये बहुत अच्छा जो विलायक है, ये जल के अंदर बहुत आसानी से घुल जाता है, बहुत अच्छा विलायक है।
अब इसके कुछ उपयोग की बात करें, सबसे पहला तो है टिंचर का उपयोग। कल की क्लास में देखेंगे कि आयोडीन को एथेनॉल के अंदर मिला करके क्या बनाते हैं, टिंचर बनाते हैं। इसके अलावा जो खांसी की दवाई आती है, कफ सिरप है और टॉनिक है, उसके अंदर भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। साथ में भी C2H5OH एथेनॉल है, इसका जो ड्रग्स के रूप में नशे के लिए भी इसका सेवन करते हैं। और इसका इंडस्ट्रियल यूज है, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो एथेनॉल है वो तो ड्रिंकेबल, अगर यदि इसकी थोड़ी सी आप अगर यदि एथेनॉल की थोड़ी छोटी सी क्वांटिटी ली जाए तो बहुत अधिक हार्मफुल नहीं है। लेकिन जो मेथेनॉल है पूरी तरीके से जहरीला है। इंडस्ट्रीज के अंदर एथेनॉल के जो यूज है, इसको प्रिवेंट करने के लिए अल्कोहल के रूप में इसके साथ में क्या मिलाया जाता है, मेथेनॉल मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं, मेथेनॉल। और इसके साथ में और एक और गुलाबी रंग का पिंक कलर का कलर बनाया मिलाया जाता है, ताकि आसानी से पता चल जाए कि यह अल्कोहल कौन सा है, मेथिल अल्कोहल है। और इसको उपयोग करने से ये क्या हो जाएगा, बहुत अधिक जहरीला है। फिर कई सारे देशों के अंदर इसको एज ए जो है अपने फ्यूल के रूप में भी यूज करते हैं, क्लीन फ्यूल के रूप में। और एथेनॉल को जो है वो पेट्रोल के साथ में भी मिक्स किया जाता है। अगर यदि एथेनॉल के बारे में पूछा जाए तो अपन लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला C2H5OH, जो कि रूम टेम्परेचर पर कौन सी अवस्था में रहता है, लिक्विड अवस्था में। ये बहुत अच्छा विलायक है। इसके उपयोग की बात करें तो टिंचर है, कफ सिरप में, नशे में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इंडस्ट्रीज में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए इसके साथ में क्या मिलाते हैं, जहरीला मेथेनॉल मिलाते हैं और साथ में पिंक कलर ऐड करते हैं, ताकि क्या हो, ये आसानी से आइडेंटिफाई हो जाए। और एज ए क्लीन फ्यूल भी इसको पेट्रोल के साथ में मिलाया जाता है। अब लास्ट जो है वो है एथेनोइक एसिड कहते हैं या एसिटिक एसिड, उसके बारे में भी देख लेते हैं। एसिटिक एसिड या फिर एथेनोइक एसिड, जो एसिटिक एसिड है उसका फॉर्मूला अपने CH3COOH। जो एसिटिक एसिड एथेनोइक एसिड है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सिरके के अंदर किया जाता है। इसमें जो अपने एडिपिक एसिड है C3H पे, उसका जो है वो 2 से 3% जो है विलियन यूज करते हैं। और सिरका किस में आता है, फूड प्रिजर्वेटिव में यूज किया जाता है। इसके अलावा एक और रिएक्शन होती है जिसे कहते हैं एस्टरीकरण। एस्टरीकरण में क्या होता है, जो एथेनोइक एसिड है उसकी क्रिया करवाई जाती है एसिटिक सॉरी एथेनॉल के साथ में, तो जो एस्टर बनता है एथेनॉइक CH3COOH, उसकी अगर यदि C2H5OH एथेनॉल है उसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। और एस्टर का उपयोग किस में करते हैं, अपने इत्र के अंदर करते हैं। और जो है वो सुगंधित खाद्यों के अंदर कोई अगर यदि अपने को कोई केमिकल ऐड करना है जो इसके अंदर क्या हो, फ्रेग्रेंस हो या फिर सुगंध हो, उसके अंदर भी उपयोग करते हैं। एथेनॉल और एथेनिक एसिड है, ये दोनों 12th एनसीईआरटी के अंदर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में दिया गया है। इनके ऊपर भी क्वेश्चन जो है 2 नंबर का या 5 नंबर का बन सकता है। मोस्ट प्रोबेबली इसके बाहर क्वेश्चन जाने की इस चैप्टर में संभावना नहीं है। बहुत स्पीड से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप नोट्स को साथ लेकर के बैठे, ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और आप टाइमली जो है केमिस्ट्री जैसा जो सब्जेक्ट है, जो हमें लगता तो है बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि हम इसकी टर्मिनोलॉजी या फिर इसके जो फैक्ट्स हैं इसके साथ में इतने फेमिलियर नहीं होते हैं, इसलिए अच्छे मार्क्स जो है स्कोर नहीं कर पाते। तो जो स्टैंडर्ड एनसीईआरटी के अंदर जो कंटेंट है उसको बहुत आसान भाषा में आपको समझने के लिए वीडियोस देखिए और नोट्स को जो है वो फॉलो कीजिए। कल अपना लास्ट चैप्टर लेकर के इसको खत्म कर देंगे। कल वोटिंग डे भी है, तो देखते हैं कल क्लास किस हिसाब से कैसे अरेंज रहती है। लेकिन जो भी है, बस अब एक चैप्टर बचा है जिसके अंदर मेडिसिन ड्रग्स वगैरह है, वो लेकर के इस केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।